हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सोरायसिस एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ये वीडियो बहुत ज्ञानप्रद होने वाला है। और जैसा कि हमेशा मेरा मानना है कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। इलाज किसी सुयोग्य जो चिकित्सक हैं उनके निर्देशन में करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ सोरेसिस। सोरेसिस क्या है? तो सोरेसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है? तो कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज होगा तो उसमें जो शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम है वो अंग पर, शरीर के अपने ही अंग पर आक्रमण कर देता है। तो सोरेसिस में भी यही होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और सामान्य ढंग से जो त्वचा 30 से 35 दिन लगते हैं त्वचा को फिर से नया होने में, और हमेशा ये त्वचा का निर्माण शरीर में होते रहता है। लेकिन अगर आदमी सोरेसिस से सफ़र कर रहा होता है तो हम देख सकते हैं कि त्वचा सामान्य से 10 गुना तेज गति से बनने लगता है। और इसके कारण क्या होते हैं कि त्वचा पर दाने हो जाएंगे। दाना दाना छोटा छोटा भी हो सकता है या बड़ा बड़ा पैच हो सकता है। फिर पैच की एक बाउंड्री जैसी होगी और उसमें से जो झुस्सी टाइप का निकलेगा, भुस्सी टाइप का निकलेगा, उजला उजला सा। कभी कभी इसमें दुर्गंध भी रहेगा या पाउडर पाउडर सा झरेगा, या उस पर जो सफ़ेद सिल्वर टाइप का पपड़ी जम जाएगा जिसमें खुजली होगी। खुजली करते करते खून आ जाएगा। कभी कभी निचले परत में आप पस भी देख सकते हैं। परत के नीचे में लगेगा कि जैसे पस का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये सब शिकायतें जो सोरायसिस है उसमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है अपने ही शरीर के सेल पर हमला प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण त्वचा बहुत तेज़ी से विभाजित होने लगती है। अब इसमें ख़ास बात है कि कम एज में बच्चा सब में ये मामला बहुत कम देखने को मिलता है। सामान्यतया 15 से 35 उम्र के वर्ग के लोगों में इस बीमारी का आक्रमण ज़्यादा देखा गया है, या कभी कभी इससे ज़्यादा उम्र में भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो मेन जो एज ग्रुप है जिसमें कि लोग बीमारी से सफ़र करते हैं वो है 15 से 35 वर्ष। और अगर एक आंकड़े पर विचार करें और आंकड़े का विश्लेषण करें तो हम कह सकते हैं कि भारत में ही 2 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति आज इस बीमारी से ग्रसित हैं, परेशान हैं। और हर एक साल लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों का 10 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी से सफ़र करते हैं और डिटेक्ट होता है। जांच में ये बात सामने में आती है। अब रेड पैच हो या सिल्वर बाउंड्री या इंटेंस इचिंग या बर्निंग, इसके अलावा सोरेसिस के जो पेशेंट होते हैं उनकी मानसिक स्थिति जैसे उद्विग्नता, बेचैनी, ये अलग अलग होती है। होम्योपैथी में शारीरिक और मानसिक दोनों ही लक्षण पर विचार करके दवा का चयन किया जाता है। और इसमें जो इंडिविजुअलाइजेशन होता है, और हर एक आदमी सोरेसिस के लिए हर एक आदमी को एक समान हम दवाई देंगे तो कई बार उतनी सफलता नहीं मिलती है। और अगर हम प्रॉपर केस टेकिंग करें और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जिस पेशेंट का वो दवा, किस पेशेंट का कौन सा दवाई होगा, होम्योपैथी में हम कहते हैं जब फलना पेशेंट जो है सल्फ़र का है, फलना पेशेंट सोडियम का है, तो उनके फिजिक पर विचार करके, उनके मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स को विचार करके, उनके गाइडिंग सिम्टम्स को देख करके जब दवा का चयन होता है तो बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो इस तरह से हम इसका इलाज कर सकते हैं। जब डॉक्टर कन्फ्यूज हो जाता है या बहुत सारी दवा वो ले चुकता है और कुछ खास लाभ नहीं मिल पा रहा होता है
तो उस कंडीशन में कुछ पेटेंट सब भी है, जैसे मतलब रेक्वेज का या आइडियल कंपनी का या और भी जो इंडियन कंपनी सब है, उस सब का भी पेटेंट सब बहुत अच्छा है। तो कई बार उस पेटेंट के लेने से भी लाभ होता है, लेकिन मोटा मोटी ये है कि ये मतलब शॉर्ट टर्म इलाज नहीं है। कई बार आप देख सकते हैं कि उसमें सोरेसिस के मामले में कि दवा का असर तुरंत नहीं भी होता है, तो इसमें डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है कि कौन सा दवाई दिया जाए, और दवाई का कभी कभी फिर पावर भी बढ़ाना होता है, और पावर बढ़ाते हैं तो जो इसका डोज है वो घट जाता है। और कुछ दवाई तो शुरू से ही कम मतलब ही उसका फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है, खास करके मतलब जो डीप एक्टिंग दवा सब है, तो उस सब का जल्दी जल्दी हम उसको रिपीट नहीं करते हैं। तो इन सारे बातों को ध्यान में रख करके अगर हम दवा का सिलेक्शन करते हैं तो सोरेसिस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सोरेसिस जैसे बीमारी को कई बार अनक्यूरेबल बीमारी मान लिया जाता है। पेशेंट भी लगता है कि डॉक्टर से दिखाए, वो बड़ा डॉक्टर से दिखाए, स्किन स्पेशलिस्ट से दिखाए, कुछ आराम हुआ उसके बाद फिर मतलब सफ़र कर रहे हैं। तो क्या कारण है इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है, और संभावित जो कारण है उसमें मांसाहार, लाइफ स्टाइल, पूरा जो समुचित नींद है वो नहीं ले पाता है पेशेंट, या मतलब जंक फूड या फास्ट फूड या इमोशनल स्ट्रेस, या कई बार हम ये भी देख सकते हैं कि गलत मेडिकेशन के कारण या मतलब सही भी मेडिकेशन के कारण कुछ दवाई सबका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे मतलब कैंसर या मलेरियल जो बीमारी हो, माने फीवर होता है, या मतलब डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर का मामला है, या मतलब कार्डियक अस्थमा है, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम सब होता है तो उसका जो मेडिकेशन होता है तो भी कई बार रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वहीं हम कई बार देख सकते हैं कि मतलब चोट वोट लगने के बाद स्किन में इंजरी हो गई, या मतलब सर्जरी हुआ उसके बाद से ये डेवलप हो गया, तो ये सब संभावित कारण हो सकता है, या फिर इसमें से कोई कारण नहीं हो। और कई बार जेनेटिकली भी हो सकता है कि परिवार में चल रहा है, दादा को हुआ, फिर फादर को हुआ, फिर सन को है, या फिर मैटरनल या पैटर्नल इसका कोई मतलब हेरिडिटी भी हो सकता है। तो इस तरह से प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए, और ये सब संभावित कारण हो सकता है, तो कोई एक कारण ऐसा उल्लेख नहीं किया जा सकता है। और कई बार जो जंक फूड, फास्ट फूड सब खाते रहने के बावजूद भी आपको ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सोराइसिस हो ही जाए। तो ये हर एक आदमी का जो अपना टॉलरेंस कैपेसिटी है बीमारी से लड़ने का, या मतलब दवाई पचाने का, तो ये सारा फैक्टर हो सकता है जिससे कि जिसको हम ध्यान में रख करके डायग्नोसिस करते हैं। और बीमारी का होना और नहीं होना ये नहीं है कि मतलब ये करेंगे तो हर एक आदमी मतलब जंक फूड खाएगा तो उसी से हो जाएगा, या मतलब हर एक आदमी जो पूरा नींद नहीं ले पाता है, बहुत मेहनत कर रहा है तो उससे हो जाएगा, या मतलब इमोशनल स्ट्रेस ही से हो जाएगा। कभी कभी ये सब होने के बावजूद भी बीमारी नहीं होती है। और अगर बीमारी हो गई तो आप देखेंगे लंबा चौड़ा चार्ट, भोजन का चार्ट, रूटीन का चार्ज, ये खाएं ये नहीं खाएं, और आपको आश्चर्य होगा कि होम्योपैथी में सब चीज़ खाते हुए कई बार आप दवाई खाएं, और दवाई का अगर सही सिलेक्शन हो गया तो 1 से 2 दवाई में आपको बहुत अधिक लाभ पहुंचेगा। हाँ, कभी कभी 1 से अधिक दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं, और कभी कभी मतलब तुरंत पैलिएटिव ट्रीटमेंट के लिए, तुरंत आराम पहुंचाने के लिए डॉक्टर लोग मतलब ये जो पेटेंट सब होता है उस सब का भी इस्तेमाल करते हैं। तो त्वचा को जो प्रभावित करने वाली यह बीमारी है ये लंबे समय तक चलने वाली होती है। इलाज में थोड़ा सा धैर्य रखें, कभी कभी 2 साल 3 साल 4 साल भी लग जाता है, तो कभी 6 महीना में ही ठीक हो जाता है। और कोई कोई केस ऐसा होता है जिसमें कि आप देखेंगे महीना 2 महीना में ही बहुत आराम हो गया। तो अगर मामूली होम्योपैथिक दवाई शुरू कर रहे हैं, मामूली सा भी लाभ है, तो फिर आपका ये लाभ बढ़ेगा।
लेकिन ज़रूरत है समीक्षा करने की, सही दवाई के सिलेक्शन की। तो ये जो लंबी चलने वाली बीमारी है, ये सर के बाल के नीचे हो सकता है, केहनी, पाँव, पीठ, नाखून, गर्दन, जांघ या जांघ के बीच में हो सकता है। फीमेल केस में ब्रेस्ट के नीचे हो सकता है, या ज़्यादातर शरीर के उस हिस्से में होता है जहाँ से ज़्यादा पसीना आता है। तो कई बार त्वचा के विशेषज्ञ तो इसको देख करके ही पहचान जाते हैं कि ये पैच बाउंड्री वाला है, सिल्वर कोटेड लाइन वाला है, तो ये बीमारी सोरेसिस है। पर कभी कभी स्किन का बायोप्सी भी कराते हैं, पैच टेस्ट करवाते हैं, या अन्य जांच के रिपोर्ट को भी आपस में कोरिलेट करके वो डायग्नोसिस करते हैं। अब इसमें जो क्या सब एवॉइड करना चाहिए, तो जैसे सोप हो गया, रेड मीट हो गया, रॉ टमाटो, ब्रिंजल, रॉ प्रोसेस फूड, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, ये सब को एवॉइड करना है। और मतलब गर्म पानी में सेंधा नमक दे करके उसको त्वचा को धो सकते हैं। सूर्योदय के समय का जो धूप है बहुत तेज़ नहीं होता है, तो उसको भी लेना चाहिए। फलाहार, हरी सब्जी, विटामिन बी, विटामिन सी, ओमेगा 3 फूड, ये रिच जो ओमेगा 3 वाला जो आइटम सब है, जो ओमेगा 3 फूड रिच आइटम्स है, इसका आवश्यक मात्रा में भोजन के साथ लेना चाहिए। इसके अलावा अच्छी नींद लेना चाहिए, योगा, प्राणायाम ये सब करना चाहिए, तनाव मुक्त रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब सोराइसिस में जो प्रभावित व्यक्ति है अक्सर सूखापन के समस्या से, ड्राइनेस के समस्या से जूझता रहता है। तो इस सूखापन से निजात दिलाने के लिए जो मॉइस्चराइज़र के रूप में कोकोनट ऑयल या एलोवेरा ये सब का उपयोग कर सकते हैं। वही हम देख सकते हैं कि एलोपैथ में या आयुर्वेद में तेज रसायन वाला जो होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग केमिकल, उससे चिकित्सा किया जाता है, तो कई सिम्टम सप्रेस हो जाता है और सालों साल तक ये बीमारी ठीक नहीं होती है। तो वहीं होम्योपैथ में हम इसको रूट आउट करते हैं, और मतलब जो पावरफुल दवाइयाँ हैं उससे इसका इलाज करते हैं। पोटेंशियाइज जो मेडिसिन है उससे हम इसका इलाज करते हैं। अब इसमें जो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन कुछ प्रचलित दवाइयाँ हैं, कॉमन दवाइयाँ हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे एक दवाई है सल्फ़र, तो 6 से लेकर के और CM पावर तक इसका सोराइसिस में यूज करते हैं। कई बार आप देखेंगे कि बहुत अधिक, मतलब पूरा शरीर में सोराइसिस हो गया है, और सल्फ़र CM का एक खुराक देते ही काफ़ी अधिक फ़ायदा पहुंचेगा। अब सल्फ़र के सिम्टम्स की बात करें तो सूखी गंदी त्वचा, अस्वस्थ त्वचा, मवाद, खुजली, त्वचा में चमक नहीं, ग्लेज नहीं लगेगा, या फ्रेश सा नहीं दिखेगा त्वचा। ऐसा लगेगा कि कितना दिन से ये पेशेंट स्नान नहीं किया है, बाल बिखरा, थोड़ा सा झुक करके चलने का सिम्टम्स, मिठाई उसको बहुत अच्छा लगेगा सल्फ़र के पेशेंट को। फिर वो इंडाइजेशन से भी जूझता रहेगा, और जब पानी उस पर पड़ेगा तो उससे परेशानी बढ़ जाती है। अब सल्फ़र जो है सो डीप एक्टिंग मेडिसिन है, चाहे आप मतलब 30 पावर में दें या मतलब CM में दें, इसको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करें, तुरंत इसका डोज नहीं दोहराएं। हाँ, कम पोटेंसी में 6 पावर में इसको दोहरा सकते हैं। और एग्रीवेशन होने पर एकोनाइट या मतलब नक्स भूमिका का सहारा ले सकते हैं। और नक्स का यूज सल्फ़र के साथ करने से कई बार क्या होता है कि वो पूरक के भांति भी काम करता है। और सल्फ़र का ठीक उल्टा होता है, मतलब सोडिनम। तो सल्फ़र में जैसे मतलब गर्मी से तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो सोडिनम के मामले में हम देखेंगे कि ठंडा से वृद्धि हो जाती है। पानी छूते ही परेशानी हो जाएगा या चोइटा निकलना। तो सोडिनम डीप एक्टिंग दवा है, इसको तो रिपीट बिल्कुल नहीं करते हैं, 1 में देते हैं, और 10 दिन तो इसको काम करने में लग जाता है। और मतलब एलर्जिक बैकग्राउंड का जो पेशेंट होगा, जिसको मतलब वो माने बहुत सारा चीज़ से एलर्जी होगा या कुछ खास चीज़ से एलर्जी होगा, तो ऐसे केस में सोडिनम एक खुराक दे देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर एक बहुत ही प्रचलित दवाई है काली आर्स, 30 पावर में,
तो हमेशा ऐसा सिम्टम्स होता है कि मतलब हमेशा खुजली होते रहेगा। उसके बाद फिर और एक बहुत इम्पोर्टेंट दवा है, वो दवाई है आर्सेनिक एल्बम। तो इसमें बेचैनी, मृत्यु भय और मतलब साफ़ सुथरा पेशेंट होगा। जो सल्फ़र के मामले में हम देखेंगे कि पेशेंट एकदम गंदा रहता है, लेकिन आर्सेनिक एल्बम में एकदम साफ़ सुथरा पेशेंट होगा, सल्फ़र का ठीक उल्टा। लेकिन मछली से इसको एलर्जी रहती है, गर्मी से राहत मिलता है, शरीर को ढकने से आराम मिलता है, ठंड चीज़ से एग्रावेशन होगा। स्कल्प सोरेसिस में बहुत लाभदायक ये दवाई है। या मतलब हेरिडिटरी जो सोरेसिस है, इसमें वंश परंपरा से माता पिता दादा ये सब को सोरेसिस का इतिहास है, उस मामले में भी बहुत फ़ायदा करेगा। फिर तो हेरिडिटरी वाला जो सोरेसिस होता है, जिसमें कि वंश परंपरा से आप देख सकते हैं कि वो सफ़र कर रहा है, उसके परिवार में अनेक आदमी को है, खास करके मैटरनल या पैटर्नल साइड से। तो उस मामले में आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी दवा है। ध्यान में रखना है कि सल्फ़र का ठीक उल्टा आर्सेनिक होता है। सल्फ़र का पेशेंट जहाँ एकदम गंदा सा रहेगा, वहीं जो आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट होगा वो साफ़ सुथरा रहेगा और उसको बेचैनी भी रहेगी, उसको मृत्यु भय भी सताते रहता है। उसके लगेगा कि मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी। तो जो रेड पैच हम देखते हैं सोरेसिस में, वेल डिफाइंड बाउंड्री, सिल्वर जो इस पर स्ट्रिप्स सब वाला जो मामला होता है, इस सारे मामले में आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करता है। और आर्सेनिक एल्बम को अकेले देने में कई बार बढ़ने का भी डर रहता है। तो आर्सेनिक एल्बम वाला जो पेशेंट हो तो उसको हम लोग इसीलिए काली आर्स देते हैं, जिसमें मतलब काली का माने पोटेशियम वाला भी फ़ायदा हो गया और आर्सेनिक वाला भी फ़ायदा हो गया, और उसको हम दोहरा भी सकते हैं। इसी हिसाब से एक बहुत रिमार्केबल दवा है ग्रेफाइटिस, लेकिन ग्रेफाइटिस भी डीप एक्टिंग मेडिसिन के श्रेणी में आता है। तो इसमें हम देखेंगे कि रात में सोते समय एग्रीवेशन हो जाता है, रफ ड्राई स्किन होगा, उसमें कट्स जैसा भी अनुभव होगा, लगेगा कि दरार जैसा पड़ गया है, कंस्टिपेशन रहेगा, नेल भी पेशेंट का अफेक्टेड रहता है, नाखून में भी आप देख सकते हैं कि नाखून सड़ गया है। और इसमें ग्रेफाइटिस के मामले में जो सिक्रेशन होगा वो एकदम शहद जैसा चिपचिपा होगा, चादर ओढ़ने से परेशानी बढ़ जाती है। तो ये सब लक्षण के आधार पर ग्रेफाइटिस दिया जाता है, लेकिन ग्रेफाइटिस को एक सप्ताह में एक खुराक से ज़्यादा नहीं दें, नहीं तो बढ़ने का डर रहता है। और ख़ास बात यह है कि ग्रेफाइटिस वाला जो सोरेसिस होता है, जहाँ पर मतलब फोल्डिंग स्किन होता है, जहाँ पर स्किन का आप फोल्ड देख सकते हैं, जैसे मतलब केहूनी है या मतलब कंधा है या मतलब गर्दन है, या फीमेल केस में मैंने ब्रेस्ट के नीचे का भाग है। तो इस सब मामले में हम देते हैं ग्रेफाइटिस। ब्लीडिंग स्किन, ड्राई स्किन, क्रैक्स, कॉन्स्टिपेशन, नेल इफेक्टेड, इस सब मामले में बहुत अच्छा लाभ देता है। फिर एक दवाई है पेट्रोलियम। आप देखेंगे कि सोराइसिस का ऐसा मामला जिसमें कि मतलब सर्दी में बहुत तकलीफ़ बढ़ गई है, क्रैक्स हो गया है, सूखापन हो गया है, तो ये जो बीवाई है चिल्वेंस, उसका खास दवाई है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम वाला जो सोराइसिस का मामला होगा, उसमें हम देख सकते हैं कि गर्मी में ये ठीक हो जाता है और जाड़े में बढ़ जाता है। फिर एक दवाई है आर्सेनिक आयोड। तो आर्सेनिक आयोड का जो लक्षण है वो मतलब आर्सेनिक एल्बम के ठीक उल्टा है। आर्सेनिक एल्बम में हम देख सकते हैं कि गर्मी से राहत मिलती है, गर्म पेय से राहत मिलती है, लेकिन इसमें आर्सेनिक आयोड में ठंड से राहत मिलती है। लेकिन बहुत लाभकारी दवाई है, खास करके ऐसा सोराइसिस जिसमें बड़ा बड़ा सा पैचेज हो, बड़ा बड़ा चकता टाइप का हो गया हो, और मतलब जो स्नान करने के बाद आराम मिल रहा हो, या मतलब कार्डियक अस्थमा हो, या हार्ट डिजीज या लंग्स वाला बीमारी से भी पेशेंट सफ़र कर रहा हो, तो उस मामले में अगर हम आर्सेनिक आयोड 30 पावर में भोजन और नाश्ता के बाद देते हैं तो बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। फिर एक दवा है रस्टक्स, वो भी बहुत प्रभावशाली दवा है सोराइसिस के लिए, लेकिन इसमें जॉइंट प्रभावित रहता है, स्टिफनेस रहता है, चलने फिरने से आराम मिलता है। तो ईचिंग, रेस्टलेसनेस, पेन, अर्थोसाइटिस टाइप का जो डिजीज है
तो उस सब के में अगर हम रस्टक्स देते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। और ख़ास बात है कि रस्टक्स को हम आर्सेनिक आयोड, आर्सेनिक एल्बम और बेलाडोना के साथ भी पर्याय क्रम से चला सकते हैं। फिर एक दवा है मेजोरियम 30, तो स्किन के ऊपर जो लेयर बन जाता है, खास करके स्कल्प वाला जो सोरेसिस है उसमें बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाता है। और मतलब हड्डी और दांत का भी तकलीफ़ साथ में हो सकता है। फिर जो कॉर्न सब टाइप का करा जो मतलब ये पैचेज हो जाता है, तो उसको घुलाने के लिए एक बहुत ही फ़ायदे वाली दवा है एंटीम क्रूडम। इसमें भी नाखून प्रभावित होता है। और ऐसा सोरेसिस जिसमें कि मतलब ग्रेफाइटिस से फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसमें हम एंटीम क्रूडम देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। कुछ महत्वपूर्ण दवा का चर्चा करते हैं, जैसे गन पाउडर है, तो एक्जिमा और सोराइसिस दोनों में उपयोगी है। ब्लड प्यूरीफायर भी है। पस फॉर्मेशन या इन्फेक्शन के साथ जो सोराइसिस है, तो एनागेलिस के मामले में हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे दाने वाले जो सोराइसिस होते हैं, जिसमें बहुत खुजली मचती है, तो ये इसमें ख़ास बात है एनागेलिस में कि मतलब इम्यून सिस्टम को ठीक करके ये सोराइसिस को ठीक करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी अभी हम चर्चा किए हैं कि सोराइसिस जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो प्रभावित होता है और हमारे शरीर पर ही हमला कर देता है, अंग पर ही हमला कर देता है, शरीर के अंगों पर। तो अपना ही जो इम्यूनिटी सिस्टम है अपने ही शरीर के अंग पर हमला कर देता है। तो एनागेलिस में ये ख़ास बात है कि ये इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करके सोराइसिस को ठीक करता है। और मतलब खुजली, ऐसी खुजली मचती है जैसे कि कोई सुई चुभा रहा हो, साथ में ऐसी अनुभूति होती है कि अंदर में चींटी चल रही है। और एनागेलिस को देते समय एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम उसमें देखते हैं कि पेशेंट को गॉट से भी सफ़र कर रहा होता है, पेशाब में भी तकलीफ़ होती है, उसका स्मॉल जॉइंट से भी अफेक्टेड रहता है, प्रभावित। तो स्मॉल जॉइंट प्रभावित हो, गॉट से जूझ रहा हो, पेशाब की भी तकलीफ़ हो, ऐसा लगे कि त्वचा के नीचे कुछ चल रहा है, तो इस सब के साथ हम एनागेलिस देते हैं। और साथ में काली आर्स भी दे सकते हैं। तो एक दो दवाई के सेवन के साथ जब बहुत, मैं क्या करता हूँ, तो जब बहुत खुजली मचती है तो सिम्टम्स के हिसाब से या तो एंटीम क्रूड दिए या एनागेलिस दिए। एनागेलिस देने से क्या होता है कि मतलब इम्यून सिस्टम ठीक हो जाता है, और एंटीम क्रूडम देने से क्या होता है, तो पैच सब डिजॉल्व होने लगता है। फिर एक दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है, हाइड्रोक्रोटाइल। तो इसमें त्वचा देखिएगा एकदम कड़ा हो गया है और क्रैक भी हो सकता है। तो 30 पावर में हाइड्रोक्रोटाइल को 3 से 4 बूंद सुबह शाम देते हैं। तो इस तरह से हम सोराइसिस का इलाज कर सकते हैं। फिर मतलब तुरंत कभी कभी क्या होता है कि अभी बहुत पुराना ये सोराइसिस नहीं है, एक्यूट केस है और कंस्टिपेशन भी है। तो रेस आना ही जब शुरू होता है, रेसेज, और थोड़ा सा क्रैकनेस भी रहता है और कंस्टिपेशन भी, और हाथ पाँव में नमनेस रहेगा, झुनझुनी, तो उस मामले में एल्यूमिना 30 को सुबह शाम देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। और साथ में जो एल्यूमिना का पूरक है ब्रेनिया, तो एल्यूमिना 30 और ब्रेनिया मतलब 200 सुबह शाम और दोपहर रात करके पर्याय क्रम से देते हैं, तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर एक ख़ास तरह का मतलब सोराइसिस होता है जिसमें हम देखेंगे कि दाईं ओर का ही मतलब सोराइसिस है। दायां हाथ हो गया, दायां भौं हो गया, दायां केहनी हो गया, दायां पाँव हो गया। तो इस तरह के सोराइसिस में क्रोटलेस देते हैं, मतलब 200 पावर में सुबह शाम देते हैं। और एक ऑइंटमेंट होता है, क्राइसोबिनम ऑइंटमेंट होता है, तो उसको भी बाहर से यूज करने से ड्राइनेस समाप्त होता है। इसके अलावा कुछ पेटेंट सब है, जैसे रेक्वेज का R65, R21, तो इसको भी हम पर्याय क्रम से सुबह शाम दोपहर रात 10 से 15 बूंद करके देते हैं। फिर एक एडेल 12 का है, तो वो भी मिक्सचर से बहुत अधिक फ़ायदा होता है, जो एक्जिमा और मतलब सोराइसिस दोनों में इससे फ़ायदा होता है। तो इन सारे बातों को ध्यान में रख करके अगर हम मतलब इलाज करें सोराइसिस का, तो होम्योपैथी के माध्यम से हम बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन इतना ही दवाई नहीं है, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं। तो उचित है कि हम उचित
दवाई का सिलेक्शन करें और डीप एक्टिंग दवाई को दोहराएं नहीं। जैसे ग्रेफाइटिस या सल्फ़र, उसको अगर हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे तो भयावह स्थिति हो जाती है, बहुत एग्रीवेशन हो जाता है। तो विवेकपूर्ण ढंग से हम काम करें, ब्लड के को प्यूरिफाई करने पर भी ध्यान दें, इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको भी ठीक करने पर ध्यान दें, और जो पैचेज हो गया है उसको घुलाने की कोशिश करें, खुजली को कम करें, बर्निंग को ठीक रखें। तो इस सब बात सब पर ध्यान दे करके हम बहुत सफलतापूर्वक होम्योपैथी के माध्यम से इलाज कर सकते हैं। और ये जो दवाई सब की मैंने अभी चर्चा की, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, ज्ञान के लिए है। मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें, अपना इलाज स्वयं नहीं करें। और दवाई की बात है तो कई बार हम 2-3 दवाई भी देते हैं, और मतलब बहुत कष्ट में अगर पेशेंट होता है तो उसको कई बार हम आधा घंटा पर भी दवाई चलाते हैं, और शुरुआती कम पावर से करते हैं, फिर धीरे धीरे ज़रूरत पड़ने पर पावर भी बढ़ाते हैं। जैसे सल्फ़र और सोडियम सब के मामले में है ही है। तो कोई आदमी सल्फ़र के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, तो उस मामले में हम हाई पावर से बचें और क्रमशः